इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू द यूएस ऑल टाइम लो ऑफ द ईयर पर जा चुके हैं और कैसे रिसेंट 10 मंथ्स के जियोपॉलिटिकल या इंटरनेशनल रिलेशंस के टसल ने एक तरीके का इम्पैक्ट डाला है इंडियन इकोनॉमी पर। फैब 2025 में जहां यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था, 400-500% टैरिफ तक की बातें होती थी। खैर आज तो हाथ मिलाए जा रहे हैं, ट्रेड डील की जा रही है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के इस यू टर्न को देखते हुए खैर आप इतने ज्यादा हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि खैर आपने मीम्स देख ही लिए होंगे जो चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। वैसे अब तो G2 तक की बातें चल रही है। मेगा एंड ट्रम्प एंड चाइना लेड जो ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, उसके मैप डल रहे हैं। ट्रम्प खुद उसकी बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर। खैर ट्रम्प का तो क्या कहना साहब, वो तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को भी प्रमोट करते हैं उनके फेक प्रोपेगेंडा में। India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it too big. आज के इस एपिसोड में एनालाइज करेंगे रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की पूरी टाइमलाइन जिसने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डाला। फेब 2025 के अंदर यूएस चाइना ट्रेड वॉर होता है, जिसकी वजह से चाइना +1 पॉलिसी जैसा एक नाम हमारे सामने आता है, जिसके अंदर कुछ कंपनीज अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में भी लगा सकती हैं, जैसा आप जानते हैं। बट इंडिया के अंदर वो कंपनीज आए उससे पहले ही पहलगाम टेरर अटैक हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर एज अ रिटेलिएटरी फोर्स हमें देखने को मिलता है। एंड जो कंट्री किसी वॉर में इंडल्ज हो, किसी मिलिट्री एक्शन में इंडल्ज हो, उस कंट्री के अंदर जनरली इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। एंड इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी से उभरने से पहले ही एक और इकोनॉमी को धक्का मिलता है ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से। ट्रम्प अनाउंस करते हैं अर्ली अगस्त में टैरिफ्स, एंड उसी के बीच में हमें 15 अगस्त को एज अ काउंटर बैलेंस टू दोस टैरिफ देखने को मिलता है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को अपनी स्पीच में अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स आने वाले हैं। उसके बाद में 27 अगस्त को ही आ जाते हैं ट्रम्प टैरिफ्स फोर्स के अंदर में। एंड उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलवान डेडली क्लैश के बाद में पहली बार विजिट करते हैं चाइना में। वहां पर एससीओ समिट होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग एंड पुतिन मिलते हैं। उसके बाद में 27 सितंबर को एक्चुअली जो नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स है वो लागू कर दिए जाते हैं। तो ये जो पूरी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की जो टाइमलाइन है, सबसे पहले ट्रम्प टैरिफ्स का आना, ट्रेड वॉर चलना, उसके बाद में पहलगाम टेरर अटैक या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बाद में टैरिफ्स आना इंडिया के ऊपर, एंड नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स या फिर एससीओ मीट इन चाइना, इन सब का एनालिसिस। उसी के साथ ही आप जानते हैं आरबीआई का जो रेपो रेट है वो कैसे फैब टू अक्टूबर किस तरीके से चेंज हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में रेपो रेट आपको काफी अच्छे से बता सकता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यूएस इंडिया रिलेशंस हमेशा के लिए टूट गए हैं। वैसे मार्केट में तो अभी खबर भी आई है कि 20 इयर्स का जो पहले हमारा डिफेंस पैक्ट है वो फिर से रिन्यू हो गया है 10 इयर्स के लिए। खैर वो सब क्या एक फॉर्मेलिटी है, जैसा आप जानते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज विभोर, वेलकम टू द लर्निंग। सो अब हम स्टार्टिंग के अंदर बात करने वाले हैं रेपो रेट के बारे में। आरबीआई बैंक्स को जिस रेट के ऊपर लोन देता है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। जाहिर सी बात है कि बैंक्स जो हैं बाकी लोगों को जो इंटरेस्ट जिस रेट पे देंगे वो रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो मान लीजिए कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट को है बढ़ा दिया है, तो एज अ केस क्या होगा कि बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से लोग लोन्स कम लेंगे और एक तरीके से मार्केट में जो कैश फ्लो है वो काफ़ी हद तक घट जाएगा। जब मार्केट में कैश फ्लो नहीं होता है, एज अ केस लोग कम स्पेंड करते हैं, एक तरीके से इन्फ्लेशन भी घटता ज़रूर है, लेकिन इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिल पाता है। अभी हम इसका कन्वर्स केस जब देखेंगे, अगर मान लीजिए बैंक ने अपना रेपो रेट को कम कर दिया, अगर बैंक अपना रेपो रेट यानी आरबीआई अपना रेपो रेट जब कम करता है तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, उस केस में लोग लोन ज़्यादा लेंगे, इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन मार्केट के अंदर पैसा आएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आरबीआई जो है वो अपनी कमिटीज बिठाता है जो कि स्टैटिस्टिकल डेटाज में डील करती है और इकोनॉमी को किस दिशा में लेके जाना है ये डिसाइड करती है। आप देख सकते हैं कि 6.5% का जो रेट है वो चल रहा था फैब 2025 में, उसके बाद में फैब के अंदर ही इसको कम करा जाता है आरबीआई के द्वारा 6.25%। जो जनरली ये क्वार्टर जो डिप होता है 0.25% का या 0.25% का जो सर्ज होता है वो जनरली आरबीआई करता रहता है बेस्ड ऑन देयर डेटा इनपुट्स जो उनको मिलते हैं अपनी कमिटीज से। तो इससे हमें पता चलता है कि 0.25% जो है वो एक मामूली सा चेंज होता है। उसी के बाद में अप्रैल में भी हमें 0.25% डिप मिलता है, 6% के ऊपर आ जाता है आरबीआई का रेपो रेट, जिससे हमें पता चल रहा है कि आरबीआई जो है कैश फ्लो बढ़ाना चाह रहा है एक तरीके से। बट हम देखते हैं कि बिगेस्ट डिप जो है वो जून 2025 के अंदर में आता है, जहां पर 0.5% का डिप आ जाता है। लेटेस्ट 5 इयर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जियोपॉलिटिक्स ने एक तरीके से इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके से असर डाला है। आप देख सकते हैं जब 6.25% का रेट चल रहा था, उसको 6% किया गया अप्रैल के अंदर में, और सीधा 0.5% जो किया है उससे पहले पहलगाम टेरर अटैक हो चुका है। तो इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से डाउनग्रेड हुई है। वॉर लाइक सिचुएशंस जरूर थी, ऑफ कोर्स ये एक ऑपरेशन था, बट वॉर लाइक सिचुएशंस बन चुकी थी। तो इस वजह से इकोनॉमी को एक पुश देने के लिए क्या किया जाता है, 0.5% का डिप दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि 5.5% का जो रेपो रेट है वो काफी हद तक कम एक रेपो रेट माना जाता है। पिछले आप देख सकते हैं पूरे साल में 6%, 6.5% के अराउंड रहा था रेपो रेट। तो इस तरीके से इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहलगाम टेरर अटैक 2025 के अप्रैल के अंदर होता है, टुवर्ड्स द अप्रैल एंड। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर होता है मई के अंदर, एंड उससे जो लोस्ट अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि चाइना +1 पॉलिसी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में आनी तो चाहिए थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण वो नहीं आ पाई। इन्वेस्टर्स का फियर आप जानते ही हैं, कहीं वॉर हो जाए तो वॉर से रिलेटेड एक इकोनॉमी के अंदर कोई पैसा नहीं लगाना चाहेगा। तो इन्वेस्टर्स जो है आप देख पाएंगे कि नहीं आए इंडिया में। उसके कारण जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी उससे इंडिया उभरे उससे पहले ही ट्रम्प टैरिफ्स अनाउंस हो जाते हैं अर्ली अगस्त के अंदर, एंड उससे डील करते हुए क्या इकोनॉमिक चेंज आता है वो आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस करते हैं 15 अगस्त को अपनी स्पीच के अंदर, एंड 27 अगस्त को जो टैरिफ्स हैं वो इन्फोर्स आ जाते हैं, एंड 50% का टैरिफ लगता है इंडिया के ऊपर बाय यूएस, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिप देखने को मिलता है इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस। आप देख सकते हैं कि अराउंड 7 to 8 बिलियन यूएस डॉलर का जो एक्सपोर्ट है पर मंथ इंडिया कर रहा था, एंड बिगेस्ट डिक्लाइन देखा जाता है इंडिया के एक्सपोर्ट टू द यूएस के अंदर, जो कि डायरेक्टली 6.9 पे आ जाते हैं पूरे ईयर के, और अब तो 5 तक भी गिर गए हैं, 5 बिलियन यूएस डॉलर तक पर मंथ। तो ये एक्सपोर्ट्स देखेंगे आपकी लगातार घटते जा रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन एक तरीके से अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो बढ़ा है, बाकी कंट्रीज को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, और यूएस से डिपेंडेंस एक तरीके से घट भी रही है। ये एज अ पॉजिटिव भी आप इसको देख सकते हैं, बट इन केस हमें देखना भी ये भी पड़ेगा कि यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी हद तक फोस्टर कर सकते थे इंडियन इकोनॉमी को, जो कि अभी स्टैग्नेंसी हो गई है। तो यहाँ पर ये जो केस है इसको हमने एनालाइज किया कि किस तरीके से टैरिफ्स जो है उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक तरीके का इम्पैक्ट डाला है। स्टैग्नेंट जरूर रही है इकोनॉमी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बाकी कंट्रीज को बढ़े हैं, नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, पहले इनकम टैक्स रिबेट मिल गया था 12 लाख तक की इनकम तक, तो जरूर इसके ऊपर केस बन रहा है। इसी टाइमलाइन के अंदर हम आगे चलते हुए देखते हैं कि 30 अगस्त 2025 को आफ्टर द गलवान क्लैश ऑफ 2020 पीएम मोदी चाइना जाते हैं फॉर द एससीओ मीटिंग। वहां पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन आपस में हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। काफी हद तक ट्रेड कोऑपरेशन की बात की जाती है, बट एक बात मैं आपको ध्यान से बताना चाहूंगा कि ट्रेड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं होता है। और इसके ऊपर देखा जाए तो काफी हद तक हमारा जो ध्यान है वो भी काफी हद तक इसके ऊपर जाता है
मीटिंग का रेजोल्यूशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि हमें सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के इश्यूज को रिजोल्व करना है, तब तक हम ट्रेड कोऑपरेशन के अंदर आगे नहीं जा सकते हैं। खैर, चाइना एक बहुत बड़ा एज लेके हमारे सामने खड़ा हुआ है। उसका $100 बिलियन का तो सिर्फ सरप्लस है इंडिया के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी सरदर्दी है इंडिया जैसे नेशन के लिए, क्योंकि काफी हद तक पैसा जो है वो अभी भी चाइना जा रहा है। लेकिन यूएस से तो हमें पैसा आ रहा था ना, यूएस से तो हम सरप्लस में थे ट्रेड में। वहां पे भी ट्रम्प टैरिफ्स के बाद में एक बहुत बड़ा धक्का जरूर लगाया इकोनॉमी को, जिसका एक तरीके से हम देखेंगे कि बाईपास किया जा रहा है उस धक्के को, और काफी हद तक उसको रिजोल्व करने के काफी मेजर्स लिए गए हैं। लेकिन क्या ये मेजर्स जरूरी थे? क्या इंडियन इकोनॉमी को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए थे और ट्रेड डील नहीं करनी चाहिए थी यूएस के साथ में? ट्रेड डील के बारे में वैसे जिन भी कंट्रीज ने ट्रेड डील यूएस के साथ में करी है, आप जानते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क हुआ है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ट्रेड डील करके आते हैं यूएस के साथ में, और आज आप देख सकते हैं कि उनको रेजिग्नेशन करना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन को किस तरीके से ट्रम्प जो है एक तरीके से उनका मजाक बना के रखते हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको ऐसे बिठाया गया था। यूरोपियन यूनियन भी डील करके जरूर पछता ही रहा होगा। इंडिया ने ट्रेड डील जरूर करी, आप देख सकते हैं हमने पहले वीडियो भी बनाई हुई है उसके ऊपर, इंडिया यूके ट्रेड डील जो हुई थी, जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था इंडिया एंड यूएस के यूके के बीच में, तो वो काफी जरूरी ट्रेड डील थी। और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी दोनों कंट्रीज के बीच में, बट वो यूएस के केस में मिसिंग लग रही है। यूएस अपने दूसरे जो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनको फिलहाल एक्सप्लॉइट कर रहा है और उनको इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए। इंडिया इस बात पे ऊपर सही अड़ा हुआ है कि हमें तब तक ट्रेड डील नहीं चाहिए जब तक वो हमारे लिए बैलेंसिंग नहीं रहती है और हमें सपोर्ट नहीं करती है। जो ट्रेड डील है वो जाहिर सी बात है कि जो ट्रम्प है वो चाहते हैं कि उनका जो मेन वोटर बेस है, जो कि फार्मर्स का एक वोटर बेस काफी बड़ा है उनको इंडियन डेयरी मार्केट में, इंडियन एग्री मार्केट के अंदर जगह मिले, जिससे आप जानते हैं कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं तो इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट काफी हद तक जो इंडिजीनियस हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए काफी हद तक एक तरीके का सेटबैक होगा। एंड आप देख सकते हैं कि पुतिन ने भी इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इस तरीके से दबेगी तो उसका लीडर का तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। तो साफ सी बात है कि डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसके मतलब लोगों को दबाया जाए किसी और कंट्री के फायदे के लिए, नहीं तो पॉलिटिकल करियर खत्म ही हो जाएगा, जैसा जापान के केस में आप देख चुके हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि 22 सितंबर 2025 को जो जीएसटी रिफॉर्म्स लाए गए थे वो इन इफेक्ट आ जाते हैं, और जीएसटी रिफॉर्म्स आते हैं, लेकिन जो आप देख सकते हैं कि ट्रेड जो है वो काफी हद तक गिर चुका था। तो इकोनॉमी को एक तरीके का धक्का जरूर लगा है इस पूरे 10 मंथ्स के एक पीरियड के दौरान में, लेकिन काफी हद तक उसको बैलेंस करने का जो भी सरकार के आप देख सकते हैं जो भी रूट्स थे, चाहे नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स हो, बाकी और कंट्रीज को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की चेष्टा करी गई हो, और मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाने का जो कि पहले से ही चल रहा था। आरबीआई का रेपो रेट को 5.5 ही रखा गया है, उसको बढ़ाया नहीं गया है अभी तक भी। अक्टूबर की कमेटी ने भी 5.5% ही रखा गया है रेपो रेट को। तो मार्केट में कैश फ्लो भी मेंटेन्ड है, जिसने इकोनॉमी को अभी तक होल्ड किया हुआ है। बट क्या ये इकोनॉमी का एक तरीके से बबल है? मैं कहता हूं कि ये जरूर है, क्योंकि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया में खुद एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो टैलेंट है वो ऐसे ही दूसरी कंट्रीज में जाएगा, तब तक हम अपने एक कंट्री को एक इकोनॉमिक बूस्ट नहीं दे सकते। और वो कंट्री दूसरे कंट्रीज में क्यों जा रहा है? हर आदमी के अंदर एक देशभक्ति होती है, लेकिन वो तब मरती है जब आप यहाँ की सिविक सेंस देखते हैं। थोड़े दिनों पहले आप देख पाएंगे कि एक न्यूज भी आई थी कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो कि रिसर्च कर रहे थे सोलर पैनल्स के ऊपर, उनका किस तरीके से मर्डर किया जाता है वो आप देख सकते हैं। तो ये जब तक ये सिविक सेंस नहीं आएगी, जब तक हम अपने टैलेंट को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ऐसे ही अड़चने आती रहेंगी और ऐसे ही दूसरे देश हमारे ऊपर दबाव डालते रहेंगे। लेकिन मैं इस पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड डील को एक्सेप्ट ना करके काफी अच्छा काम किया है, और हम यूएसए के सामने काफी हद तक डटे हुए हैं। खैर, यूएसए हमारे ऊपर पूरा दबाव बना रहा है। हमारे चाबार पोर्ट की डील के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस फिर से इंपोर्ट कर दिए हैं, जिसके ऊपर इंडिया को एक पहले एज मिला हुआ था, एंड काफी हद तक दबाव बनाया जा रहा है इंडिया के ऊपर। बट इंडिया रेजोल्यूट खड़ा है।
बट एक चीज में सॉफ्ट पावर जो हम दिखा रहे हैं हमारी, वो बहुत गलत है, क्योंकि हमें एक्चुअली रेजोल्यूट होके जो गलत बयान हमारे ऊपर दिए जा रहे हैं, जैसे ट्रम्प कभी भी पाकिस्तान की तारीफ कर देते हैं, कभी भी ये कह देते हैं कि मैंने वो रुकवाई है, वो सबको हमें रोकना होगा और उसका प्रॉपर रिप्लाई देना होगा। ये माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, ये वाला जो युग है ये जा चुका है। अब ट्रम्प आप सभी जानते हैं कि टेम्परेरी हैं, 2-3 साल तक ही रहेंगे, और इंडिया यूएस का जो मेजरली जो बड़ा रूट चल रहा है वो अभी भी ये है कि हमारे मेजर डिफेंस पैक्ट्स अभी भी साइंड है। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी जो डिफेंस पैक्ट की डील है वो फिर से 10 इयर्स के लिए रिन्यू हो गई है। खैर उससे ज्यादा इतना फायदा होता नहीं है, क्योंकि 20 साल तक हम सभी जानते हैं कि कितना फायदा हुआ है। इंडियन फ्रेंच कोऑपरेशन बढ़ रही है, इंडिया रशिया कोऑपरेशन भी बढ़ रही है, हमने ब्रह्मोस साथ में बनाया है, लेकिन इंडिया यूएस कोऑपरेशन जो है, जो कि खुद डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की जो डील है वो अभी तक स्टैग्नेंट है। खैर वो पैक्ट हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यूएस के अंदर काफी अच्छे हैं। इंडिया काफी हद तक एक्सपोर्ट करता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को टू द यूएस। ये काफी लोगों को नहीं पता होगा कि इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स का लार्जेस्ट बायर जो है, 50% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स होते हैं वो यूएस को जा रहे हैं अभी भी। तो ये चीज हमें अभी भी ध्यान रखनी है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस ओल्ड टाइम लो पर फिलहाल के लिए जरूर गए हुए हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी चीज है, ये एक परमानेंट चीज नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आया है, जियोपॉलिटिकल जो रिसेंट 10 मंथ्स का टर्मोइल रहा है उसने किस तरीके से इकोनॉमी के ऊपर असर डाला, और हम साफ से आप जानते हैं कि रेपो रेट का किस तरीके से आरबीआई ने स्टैटिस्टिकली उसको रिव्यू किया है और उसको रिन्यू करते रहे हैं। आगे के लिए हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।